प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम रहेगा वर्ण विचार। वर्ण विचार आपने पहले पढ़ा भी होगा। वर्ण विचार के अंतर्गत किन किन बातों पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम वर्ण की परिभाषा लिखेंगे। मोटा मोटी बता देता हूँ मैं आपको। वर्ण की परिभाषा, वर्ण क्या होता है, वर्ण के भेद कितने होते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। और वर्णों का शब्दकोश में क्रम क्या होता है, शब्दकोश में शब्दों का क्या क्रम होगा, ये मुख्य बिंदु होंगे अपने टॉपिक के। शब्दकोश में क्रम, परिभाषा, भेद, उच्चारण स्थान और शब्दकोश में शब्दों का क्रम। 4 पॉइंट हुए अपने। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद कितने होते हैं, किस किस आधार पर होते हैं, वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, यानी कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाएगा, और शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या होगा। अगर परिभाषा की बात करें तो वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी को लघुत्तम इकाई भी कह सकते हो आप। तो यहां मैं लिख देता हूं, भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। कई जगह ऐसा भी वर्णन आता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई जिसके और खंड न हो सके, जिसके और खंड न हो सके, खंडे टुकड़े, जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या हुई, भाषा की लघुत्तम इकाई जिसके और खंड न किए जा सकें, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द आप ले सकते हो, उसमें विभिन्न वर्णों का हम वर्णन करेंगे। जैसे ईश्वर शब्द ले लिया मैंने, ईश्वर के 4 खंड मैं आपके सामने करूंगा, ई, स, व, र। इसके 4 खंड हुए, तो इसका मतलब हुआ ईश्वर कोई वर्ण नहीं है। अब इन चारों में से भी अगर हम ई की चर्चा करें तो ई का कोई और खंड नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर वर्ण है। स का कोई खंड नहीं हो सकता, व के 2 खंड हो जाएंगे, व, ए, और रे के भी 2 खंड हो जाएंगे, रे और ए। सार क्या निकला, सार ये निकला कि ईश्वर शब्द में 6 वर्ण हैं टोटल। ये भाषा की लघुत्तम इकाई आ गई, इससे छोटी इकाई और कोई भी नहीं है। लघुत्तम इकाई की भी चर्चा अगर करें तो एक लघुत्तम इकाई और भी होती है जिसे ध्वनि कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई दूसरी क्या होती है, ध्वनि। ध्वनि का सामान्य अर्थ होता है आवाज। ये भी लघुत्तम इकाई होती है और वर्ण भी लघुत्तम इकाई होती है। अब दोनों में अंतर क्या होगा, अंतर यह होगा कि ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है, ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है और वर्ण भाषा की लिखित इकाई है। ध्वनि मौखिक इकाई और वर्ण लिखित इकाई। ध्यान से देखिए, वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है। जैसे मैं कोई भी वर्ण बोलूं, ए, अब ए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सुनाई दे रहा है, तो मैंने क्या किया, ए की ध्वनि का प्रयोग किया, ये ध्वनि कहलाएगी। और मैं बिल्कुल भी बोल नहीं रहा हूं और मैंने ये वर्ण लिख दिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, आप समझ भी गए, ये क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। ऐसे भी कह सकते हैं ध्वनि का लिखित रूप
वर्ण है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि है। वर्ण का मौखिक रूप क्या होगा? ध्वनि। यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। मौखिक ध्वनि की या मौखिक इकाई की बात करें तो ध्वनि आ जाएगी और लिखित इकाई की बात करें तो वर्ण आ जाएगा। तो हमने चर्चा की वर्ण की परिभाषा पर। भाषा की लघुत्तम इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे वर्ण भेद पर। वर्णों के भेद कितने होते हैं? वर्ण भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, आपको पता ही होगा, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन दो प्रकार के वर्ण हिंदी भाषा में होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर कैसे वर्ण होते हैं? स्वतंत्र वर्ण होते हैं। स्वर निर्बाध वर्ण होते हैं। स्वर निर्बाध वर्ण होंगे, स्वर अबाध वर्ण होंगे और स्वरों को स्वतः निश्रित वर्ण भी कहते हैं। स्वरों को स्वतंत्र वर्ण कहते हैं, स्वरों को निर्बाध वर्ण कहते हैं, अबाध वर्ण कहते हैं और स्वतः निश्रित वर्ण भी कहते हैं। इनके अर्थ पर थोड़ी चर्चा करेंगे। स्वतंत्र का अर्थ आप सभी जानते हो, जो किसी दूसरे के अधीन न हो उसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र कहते हैं। निर्बाध, निरुपसर्ग, बाध यानी बाधा, यानी जिन वर्णों को बोलने में किसी प्रकार की बाधा न आए उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं या निर्बाध कहते हैं। अबाध का भी यही अर्थ होगा, उपसर्ग चेंज हुआ है। बाध यानी बाधा, ए का अर्थ होगा नहीं हो। स्वतः निश्रित, स्वतः यानी अपने आप, स्वयं, निश्रित मुंह से बाहर निकलते हैं, यानी किसी दूसरे वर्ण की सहायता इन्हें बोलने के लिए नहीं लेनी पड़ती। ये स्वरों के उपनाम हैं। स्वर स्वतंत्र वर्ण है, निर्बाध हैं, अबाध हैं और स्वतः निश्रित वर्ण हैं। स्वरों की परिभाषा लिखता हूं मैं। ऐसे स्वतंत्र वर्ण, ऐसे स्वतंत्र वर्ण जिन्हें बोलने के लिए, ऐसे स्वतंत्र वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की, ऐसे स्वतंत्र वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता की, अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता न हो। ऐसे स्वतंत्र वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता न हो उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं और इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इनको निर्बाध, अबाध, स्वतः निश्रित वर्ण भी कहा जाता है। स्वर शब्द की अगर बात करेंगे आप, स्व, रे, स्व का अर्थ होता है स्वयं, रे का अर्थ होता है रमण करना। रमण करना यानी विचरण करना, घूमना फिरना। जो स्वयं रमण करने वाले, अपनी मर्जी के मालिक जो वर्ण हैं, उन वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वराजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं अपना कार्य कर लेते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा हुई, ऐसे स्वतंत्र वर्ण जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता न हो उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वर भेद की बात करेंगे। स्वर भेद, सोचो स्वरों के कितने भेद होते हैं? पता है किसी को? स्वरों के भेद विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं। स्वरों के भेद विभिन्न आधारों पर किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला भेद क्या होगा? उच्चारण स्थान, सॉरी उच्चारण काल। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर दो भेद होंगे। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के
दो भेद, लघु दीर्घ, लघु और दीर्घ। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के दो भेद, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। दूसरा देखो व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति का सरल अर्थ होगा रचना। रचना के आधार पर भी स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल यौगिक, मूल और यौगिक, मूल और यौगिक। उच्चारण काल के आधार पर दो भेद और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर दो भेद, मूल और यौगिक। तीसरा भेद होगा ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, इस आधार पर भी दो भेद होंगे, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर और दूसरा हो जाएगा अवृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार अवृत्ताकार। चौथा भेद होगा प्रयत्न स्थान के आधार पर, प्रयत्न स्थान के आधार पर स्वरों के भेद तीन, अग्र, मध्य, पश्च, अग्र, मध्य और तीसरा भेद हो जाएगा पश्च, अग्र, मध्य, पश्च, चय है यहां पर। पांचवा भेद होता है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर चार भेद होंगे, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, परीक्षाओं में बहुत होता है, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत। पांच आधारों पर स्वरों के भेद अपन ने किए। सबसे पहला आधार होता है उच्चारण काल। काल का अर्थ होता है समय, उच्चारण यानी बोलना, बोलने में लगने वाले समय के आधार पर, किस स्वर को बोलने में कितना टाइम लगता है, उस आधार पर दो भेद होते हैं। कुछ में कम टाइम लगता है उनको लघु कहेंगे और कुछ में ज़्यादा टाइम लगता है उनको दीर्घ कहेंगे। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर भी दो भेद होते हैं, मूल और यौगिक। मूल स्वर वे होते हैं जिनकी उत्पत्ति मूल रूप से हुई हो, यानी जिन्हें बनाने के लिए किसी दूसरे स्वर का प्रयोग न किया गया हो, उसे मूल कहते हैं। और योग करके जो स्वर बनाए गए उन्हें क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। यानी दो स्वरों को मिलाकर बनाए गए स्वर यौगिक स्वर कहलाएंगे। ओष्ठाकृति सीधा सा शब्द है, ओष्ठों की आकृति यानी ओठों की बनावट के आधार पर दो भेद होते हैं। कुछ स्वर वृत्ताकार होते हैं, वृत्त यानी गोल। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो ओठों को गोल करके बोले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हों बोलते समय गोल करने की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर वृत्ताकार और अवृत्ताकार। प्रयत्न स्थान के आधार पर तीन भेद होते हैं, यानी जीभ के किस भाग को प्रयत्न करना पड़ेगा। जीभ को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। जीभ का अगला भाग अगर प्रयत्न कर रहा है तो अग्र हो जाएगा, मध्य भाग कर रहा है तो मध्य और पश्च भाग कर रहा है तो पश्च। मुखाकृति, इसमें मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों को बांटा गया है। विवृत का अर्थ होता है खुला, एकदम सबसे ज्यादा मुंह जिसमें खुलता है उसको विवृत कहते हैं, और सबसे कम मुंह जिसमें खुलता है, जैसे समृत का अर्थ होता है बंद होना। अब एकदम बंद तो होगा नहीं मुंह, किसी भी वर्ण को बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा सबसे कम मुंह जिस वर्ण को बोलते समय खुलता है वो समृत हो जाएगा। विवृत समृत आपस में विलोम है, विवृत में सबसे अधिक और समृत में सबसे कम। फिर अर्ध विवृत आधा मुंह खुलता है, अर्ध समृत ये भी इसका आधा पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से पांच आधारों पर अपने ये आपकी छवि दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले उच्चारण काल के आधार पर दो भेद, लघु और दीर्घ। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर मूल और यौगिक। औष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार, अवृत्ताकार। प्रयत्न के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च। मुखाकृति के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत। अब हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले एक बात जो अपने से पीछे छूट गई थी वो उसको लिख देता हूं मैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है?
स्वरों की संख्या होती है एकादश का तो 11 स्वर 11 होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं 11 स्वरों को। ए, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्रम ध्यान में रखना है। कई बार हम क्या करते हैं, री को आगे लेके चले जाते हैं औ के बाद। ये स्थिति ठीक नहीं रहेगी। री का स्थान लघु स्वरों के साथ ही समान स्वरों के साथ आएगा। प्रत्येक स्वर की अपनी क्या होती है, मात्रा होती है। स्वर को बोलते समय जो कालमान लगता है, यानी जो टाइम लगता है, उसको क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। मात्राएं, अब देखो ए की कोई मात्रा नहीं होती, ए मात्रा रहित स्वर है, ए की मात्रा नहीं होती। जैसे आप किसी भी वर्ण को लिख के भी देख सकते हैं, कै, अब कै में ए मिश्रित है लेकिन मात्रा के रूप में नहीं है। आ की मात्रा ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब मात्राओं की संख्या कितनी हुई, 10। स्वरों की संख्या 11 और मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। अब यह आपका क्वेश्चन बन जाएगा, मात्रा रहित स्वर, मात्रा रहित स्वर। तो मात्रा रहित स्वर में क्या आएगा, ए मात्रा रहित स्वर है, यानी ए की कोई भी मात्रा नहीं होती। स्वरों की संख्या 11, मात्राओं की संख्या 10 और मात्रा रहित स्वर कौन सा हो गया, ए। दूसरा क्वेश्चन यह बन सकता है री को लेकर के। री एक विवादित स्वर है। री विवादित कैसे है, कुछ विद्वान कहते हैं कि री स्वर है ही नहीं, री क्या नहीं है, स्वर नहीं है। और वो तर्क देते हैं कि री कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, री तो रे में ई मिलाने से बोला जाता है। देखो बोला जाता है क्या, रे में ई मिलाएंगे तो री बोला जाएगा, अकेला री नहीं बोला जा सकता। जैसे ए, आ, ई, इनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन री को तो आप रे और ई को मिश्रित करके बोलोगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसको स्वर नहीं मानना चाहिए और हिंदी भाषा से हटा देना चाहिए। लेकिन बहुत से तत्सम शब्द जो हैं, संस्कृत से जो शब्द आए हैं, तत्सम तद्भव शब्द पढ़ते हैं, जैसे गृह आ गया, गृह, घृत, मृग, ये सारे शब्द री से ही बन रहे हैं। और ऐसे पृष्ठ, बहुत से शब्द हैं ऐसे। अब री को स्वरों से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए अगर क्वेश्चन यहाँ बनता है तो वो ये बनेगा कि विवादित स्वर कौन सा है। विवादित स्वर कौन सा हुआ, री। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि ये स्वर नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि ये स्वर है, तो विवादित स्वर का क्वेश्चन बनेगा इसमें। विवादित स्वर हुआ री। फिर क्वेश्चन बन सकता है उच्चारण की दृष्टि से भिन्न स्वर। उच्चारण की दृष्टि से भिन्न स्वर, उच्चारण की दृष्टि से भिन्न, उच्चारण की दृष्टि से भिन्न स्वर और उच्चारण की दृष्टि से भिन्न स्वर भी री ही होगा। री क्यों होगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो रे में ई मिश्रित करके किया जाता है। रे में ई मिलाने पर इसका उच्चारण होता है। ये इतने अपन ने चर्चाएं की स्वरों के बारे में। स्वरों की संख्या 11, स्वरों का क्रम याद रखना है, स्वरों की मात्राएं 10 हो जाएंगी। ए मात्रा रहित स्वर है, री विवादित स्वर है और उच्चारण की दृष्टि से भिन्न स्वर भी री ही है। आगे चले। अब हम चर्चा कर रहे थे स्वरों की भेद, अपन ने सारे लिख लिए हैं। स्वरों के भेद 5 आधारों पर किए जाते हैं। हम एक एक आधार को लेकर के करेंगे। सबसे पहला आधार क्या था, उच्चारण काल। उच्चारण काल को आप मात्रा काल भी कह सकते हैं, उच्चारण काल या मात्रा काल। इस आधार पर कितने भेद होते हैं, 2, लघु और दीर्घ। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के भेद अभी अपन ने लिखा है, 2 भेद होते हैं। अब ध्यान रखिए, लघु को ह्रस्व स्वर भी कह देते हैं। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। कई बार लघु शब्द नया आए पेपर में, ह्रस्व आ जाए, इसको भी साथ में क्या रखना है, याद रखना है। लघु या
ह्रस्व है, इसके आगे परिभाषा लिखता हूं मैं, एक मात्रा काल में उच्चारित स्वर। एक मात्रा काल, एक मात्रा में लगने वाला समय, एक मात्रा काल में उच्चारित यानी बोले जाने वाला स्वर, एक उच्चारण मात्रा काल में उच्चारित स्वर, यानी ऐसा स्वर जिसे एक मात्रा काल में बोल लिया जाए उसे क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वरों की संख्या होती है 4। हम बोलते भी हैं छोटे स्वर हैं ये, ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री, ये 4 स्वर क्या होते हैं? लघु होते हैं। हम काम में भी लेते हैं इस प्रकार से, छोटी ई, छोटा उ, री। दूसरा भेद होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर 2 मात्रा काल में बोला जाएगा, 2 मात्रा काल में उच्चारित स्वर, 2 मात्रा काल में उच्चारित स्वर, यानी जिन स्वरों को 2 मात्रा काल में बोला जाए उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। लघु का एकदम विपरीत हुआ, लघु 1 मात्रा काल में बोला जाएगा और दीर्घ 2 मात्रा काल में बोले जाएंगे। अब जो भी स्वर बच गए वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। संख्या हो गई इसकी 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 दीर्घ स्वर हो गए। लघु स्वर कितने हुए? 4। दीर्घ स्वर कितने हुए? 7। जो सुना सकता है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों के उच्चारण से, लघु स्वरों के उच्चारण से रिक्त स्थान समय लगता है, समय लगता है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण से, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों के उच्चारण से समय लगेगा, यानी ये पूछना चाहता है कि कितना समय लगेगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं, अधिक समय लगेगा, कम समय लगेगा, बराबर समय लगेगा, दुगुना समय लगेगा। ध्यान से देखो, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों के उच्चारण से समय लगता है। अब कितना समय लगता है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अधिक समय लगता है, कम समय लगता है, बराबर समय लगता है या दुगुना समय लगता है। अब आपको पता है कम समय तो लगेगा नहीं, ये तो हमने पढ़ा है कि कम समय नहीं लगेगा, बराबर भी नहीं लगेगा। अब कंफ्यूज करने वाले 2 ऑप्शन है, अधिक समय लगता है, दुगुना समय लगता है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि दीर्घ में लघु से अधिक समय लगता है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वो और भी ज़्यादा स्पष्टीकरण कर रहा है। यहाँ लिखा है 1 मात्रा काल और यहाँ लिखा है 2 मात्रा काल। 1 और 2 का संबंध क्या है? दुगुने का संबंध है। 2 और 1 का संबंध क्या हुआ? यानी 2 1 का दुगुना है। अब अधिक तो कितना भी अधिक हो सकता है, 3 मात्रा काल, 4 मात्रा काल, 10 मात्रा काल, 20 मात्रा काल, लेकिन यहाँ सीधा स्पष्टीकरण है 1 मात्रा काल और 2 मात्रा काल। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? दुगुना समय लगेगा। कई बार हम ऐसे प्रश्नों को शुरू में देखते ही ऑप्शन भर देते हैं अधिक समय लगेगा, अधिक उत्तर इसका गलत होगा। सही उत्तर क्या होगा? दुगुना समय लगेगा। 2 प्रकार के स्वर अपन ने किए, लघु और दीर्घ। किस आधार पर है ये भेद? उच्चारण काल या आप कह सकते हो मात्रा काल के आधार पर। अब देखिए कई जगह आपको प्लुत स्वर भी दिया हुआ मिलता है इसी आधार पर, यानी उच्चारण के आधार पर एक भेद और माना गया है प्लुत स्वर। उसका स्पष्टीकरण मैं थोड़ा कर देता हूँ। प्लुत स्वर तीसरा भेद मानते हैं। हमें हिंदी में प्लुत स्वर नहीं मानना है, पहली बात तो ये, लेकिन कई जगह दिया हुआ है, आपके आगे भी आ जाए तो आप सोचोगे बताया नहीं सर ने। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर की परिभाषा क्या होगी? प्लुत स्वर होता है 3 मात्रा काल में उच्चारित स्वर, 3 मात्रा काल में उच्चारित स्वर। इसको 3 मात्रा काल में बोला जाता है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे स्वर होते हैं जिनको बोलने के लिए लघु स्वरों से भी ज़्यादा
समय लिया जाता है। जैसे हम बात करें तो ओम, ओम ओम का उच्चारण करेंगे तो 2 मात्रा काल में काम नहीं चलेगा। ओम शुद्ध रूप है, तद्भव भी लिख सकते हो, ओम ऐसे लिख सकते हो। तो ओ पर हम क्या कर रहे हैं, ओ पर हम दबाव बना रहे हैं और उसको 2 मात्रा से भी अधिक समय तक लेके जा रहे हैं। अब अगर प्लुत स्वर की संख्या की बात करें तो प्लुत स्वर की संख्या उतनी ही होती है जितनी दीर्घ स्वरों की संख्या होती है। सभी दीर्घ स्वर प्लुत होते हैं, सभी दीर्घ स्वर या सभी दीर्घ स्वरों को प्लुत बनाया जा सकता है, सभी दीर्घ स्वरों को प्लुत बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? उच्चारण करके बनाया जा सकता है। यानी अगर आप किसी भी दीर्घ स्वर को उसकी काल सीमा से आगे लेके जाएं तो वो अपने आप क्या बन जाएगा, प्लुत बन जाएगा। जैसे कोई भी दीर्घ स्वर ले सकते हो आप, आ, अगर हम किसी दूर खड़े आदमी को आवाज लगाए इधर आ, तो आ का उच्चारण जो है वो 2 मात्रा काल से ऊपर चला जाता है। इसी तरह से ई, ट्रेन गई, किसी को आवाज लगाई, बड़ी ई भी क्या बन सकती है, प्लुत स्वर बन सकता है। ऊ को भी हम दीर्घ बना सकते हैं। इसी तरह से जितने भी दीर्घ स्वर हैं, कितने हैं दीर्घ स्वर? 7। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे क्या बन सकते हैं, दीर्घ प्लुत बन सकते हैं। इनको अगर हम बोलने में थोड़ा सा अधिक समय का प्रयोग कर ले तो ये सारे क्या बन जाएंगे, प्लुत बन जाएंगे। लेकिन दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में अगर मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद आपको पूछे जाए तो भेद 2 ही करने हैं। प्लुत स्वर को हिंदी में नहीं मानना है। पहला आधार समझ में आया, किस आधार पर हमने भेद किया, मात्रा काल या उच्चारण काल के आधार पर। दूसरा भेद करते हैं, दूसरा भेद आपका आ जाएगा व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति नाम याद रखना है, सरल अर्थ होगा रचना। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर स्वरों के भेद। कितने भेद होते हैं? 2, ये भी 2 भेद होंगे, मूल और यौगिक। मूल क्या होता है? मूल स्वर करते हैं पहले। मूल का अर्थ होता है ऐसी कोई भी चीज जिसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो, उसे कहते हैं मूल। जिसे हम कहते हैं मूल निवासी, वह भारत का मूल निवासी है, इसका मतलब वह किसी दूसरे क्षेत्र से उसका कोई लगाव नहीं है। तो जिन स्वरों की रचना मूल रूप से हुई है, जिन स्वरों की रचना मूल रूप से हुई है, जिन स्वरों की रचना मूल रूप से हुई है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। जिन स्वरों की रचना मूल रूप से हुई है, जिन स्वरों की रचना मूल रूप से हुई है उन्हें क्या कहेंगे? मूल स्वर कहेंगे। अब सारे लघु स्वर मूल स्वर होते हैं, जितने भी लघु हैं। ए संख्या 4 हो जाएगी इनकी, ए, ई, उ, री, ए, ई, उ, री। ये 4 स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ये लघु होते हैं, यानी सारे लघु स्वर क्या हो जाएंगे? मूल स्वर हो जाएंगे। इसका दूसरा भेद होता है यौगिक स्वर या संयुक्त स्वर भी कह सकते हो आप इसको। यौगिक स्वर या संयुक्त स्वर। यौगिक का सीधा सा अर्थ हुआ योग करके बनाए गए स्वर, ठीक है। एकाधिक स्वरों के योग से बनाए गए स्वर या 2 स्वरों के योग से बने स्वर। 2 स्वरों के योग से बने स्वर, इनको 2 स्वरों के योग से बनाया जाता है। 2 स्वरों के योग से बनने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर या यौगिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी? 4। इनकी संख्या भी 4 होती है। ए बनता है ए प्लस ई, यानी ए में ई मिलाने से क्या बनेगा? ए बनेगा। ऐ ए प्लस ए में ए मिलाने से क्या बनेगा? ऐ बनेगा। इसी तरह से ओ, ए में ऊ मिलाने पर क्या बनेगा?
ओ बनेगा और चौथा स्वर हो जाएगा आपका औ, ए प्लस ओ, ए ऐ ओ औ। ये 4 स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ए ई मिलके ए बनेगा, ए मिलके ऐ बनेगा, ए ऊ मिलके ओ बनेगा, ए ओ मिलके औ बनेगा। ये 4 संयुक्त हो जाएंगे और 4 ही मूल हो जाएंगे। यहाँ आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि 4 मूल हो गए, 4 संयुक्त हो गए, तो फिर 3 स्वर जो बचे वो किस में जाएंगे? वो इस आधार पर किसी भी भेद में नहीं जाएंगे, वो केवल दीर्घ होते हैं, शुद्ध दीर्घ होते हैं, वो केवल दीर्घ रूप होता है। थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। जैसे हम ये सोचें कि आ, ऊ और री, बड़ी ई, आ ई ऊ, ये जो स्वर हैं ये संयुक्त नहीं है, यानी इनको 2 स्वरों के योग से नहीं बनाया गया है, ये केवल दीर्घ स्वर हैं, ये केवल दीर्घ हैं, वे संयुक्त दीर्घ हैं। अभी जो अपने 4 किए हैं वो दीर्घ तो हैं, लेकिन क्या है? संयुक्त दीर्घ हैं, यानी दीर्घ भी हैं और संयुक्त भी हैं। ए ऐ ओ औ ये दीर्घ हैं और दीर्घ के साथ साथ संयुक्त भी हैं, यानी 2 स्वरों के योग से बने हैं। ये 2 स्वरों के योग से नहीं बने हैं, ये केवल अपने अपने लघु स्वरों के दीर्घ रूप हैं। ए का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ रूप ई और ऊ का दीर्घ रूप क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 3 स्वर हैं ये लघु का ही दीर्घ रूप है, संयुक्त स्वर नहीं है, इसलिए इन 3 को इस पार्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो आज अपने वर्ण की परिभाषा पढ़ी। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्राओं की संख्या 10 होती है। री विवादित स्वर है, ए मात्रा रहित स्वर है। 5 आधारों पर स्वरों के भेद अपन ने किए, जिसमें से 2 भेदों पर पूर्ण चर्चा अपन ने की। उच्चारण काल के आधार पर 2 भेद, लघु और दीर्घ, और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 2 भेद, मूल और यौगिक। ओके।